सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को, और उसके बाद फिर हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस देखी थी, और उससे रिलेटेड हमने जो है वो एक क्वेश्चन किया था जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस को जो है वो कवर कर रहा था। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ मज़ीद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिसको हम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी पेपर वेटेज में सवाल आते हैं, तो ये भी आपका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो मेन पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है जी, एक होता है आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक कहलाती है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा आपके पास, जो हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी उन वैल्यू डिस्क्रीट हमें क्या पता है, हमने लास्ट जब हमने स्टैट्स सेक्शन बी में स्टार्ट करी थी तो उस वक्त आपको कुछ एक क्लास में हमने पूरी थ्योरी डिस्कस की थी। तो उसके अंदर हमने डिस्क्रीट वेरिएबल्स को और कंटिन्यूस वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स हमारे पास डिस्क्रीट होते हैं और कौन से जो हमारे पास तो नाउ हम देख रहे हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है जी, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है आपके पास, समझ लें कि जब हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हर डिस्ट्रीब्यूशन की एक अपनी पहचान होती है। ठीक है जी, उसके क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उस पहचान को याद रखना होगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट जो है वो पहले बायनॉमियल कंप्लीट करना है, और बायनॉमियल कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो हम पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लेंगे और फिर इसकी क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम मूव करेंगे। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएगा, उसके अंदर याद रखिएगा कि आपके पास एक जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, उस चीज़ की एक जनरल प्रोबेबिलिटी पहले से क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, और उसके बाद उसी को हम आइडेंटिफाई करते हुए उसके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे अपना बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं,
तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है NCX, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ठीक है जी। NCX मल्टीप्लाई बाय P की पावर X मल्टीप्लाई बाय Q की पावर N माइनस X। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास चार चीजें हैं, वो चार चीजें आपको समझनी है कि वो चार चीजें क्या हैं। एन यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है जी। जब हम सवाल देखेंगे तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स किसे कहते हैं। एक्स जो है वो क्या होता है आपके पास, एक्स को कहते हैं नंबर ऑफ सक्सेस, यानी एक्स का मतलब हो जाएगा कि जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो कहलाता है यहाँ पे एक्स, ठीक है। अच्छा, पी आपके पास क्या होगा, जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसकी मैंने अभी बात करी आपको, जो आपके पास सवाल में गिवन होगा, ठीक है जी। और क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, जितना पी होगा 1 - पी करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्यू की, जो हमें कहलाती है जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हमारे लिए सक्सेस होती है, और उसकी ऑपोजिट यानी उसकी रिमेनिंग चीज, उसका होना हमारे लिए सक्सेस, उसका ना होना हमारे लिए क्या होता है, फेलियर होता है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी की टर्म्स के अंदर जो आपके पास सक्सेस और फेलियर का लफ्ज यूज किया जाता है, उसकी मीनिंग नॉर्मल सक्सेस और फेलियर की मीनिंग से जरा डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में जब हम सक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम इसका मतलब है उस चीज की बात कर रहे हैं जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और क्यू का मतलब हो जाएगा उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब है उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी, और क्यू का मतलब है उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब जो सवाल में जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो पी है या क्यू। तो उसका सिंपल सा तरीका है ये कि जो जनरल प्रोबेबिलिटी आपको जिस चीज की दी हुई है, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करती है तो इसका मतलब है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, उसको हम नाम दे देंगे पी का। अगर वो ऑपोजिट हो जाती है, यानी आपके पास जनरल प्रोबेबिलिटी जो गिवन है सवाल में आपके पास जो है वो उसकी ऑपोजिट चीज अगर आपको गिवन होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो आपके पास जनरल प्रोबेबिलिटी क्यू गिवन है, ठीक है जी। अगर पी गिवन है आपको, उससे आपने क्यू कैलकुलेट कर लिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 1 - पी करके आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपके पास Q होगा तो Q का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, Q का मतलब ये होगा आपके पास कि आप उसमें से 1 - Q करेंगे तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो एक सिंपल सा तरीकाकार है, वो सिंपल तरीकाकार याद रखना है आपको कि अगर आपको P गिवन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, और P की वैल्यू है 0.4, तो इसका मतलब है Q कैसे निकलेगा, 1 - 0.4, 1 - P कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.6, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो क्या होता है, अगर आपके पास सवाल में क्यू गिवन है, लेट सपोज क्यू आपके पास गिवन है 0.65, तो अब हमारे पास पी कैलकुलेट करना है, तो पी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 - क्यू कर देंगे, ठीक है जी। जैसे क्यू निकालने के लिए 1 - पी होता है, तो पी निकालने के लिए 1 - क्यू करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 6.5, दैट इज इक्वल्स टू 0.35, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये। तो P गिवन है तो 1 - P करेंगे Q आ जाएगा, अगर Q गिवन होगा तो 1 - Q करने से P मिल जाएगा आपको। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये आप जनरल जो आपने प्रॉपर्टीज करी है प्रोबेबिलिटी की, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स करे थे हमने। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालने के लिए 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है सिंपल, NCX इक्वल्स टू पी की पावर एक्स, और आपके पास देन उसके बाद क्या आ जाएगा, क्यू की पावर n - एक्स। एक्स की वैल्यूज जो होंगी वो 0 1 2 3 इस तरह होंगी, पॉइंट्स में नहीं आएंगी, होल नंबर में होंगी, क्योंकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी के अंदर एक और चीज है बायनोमियल रैंडम वेरिएबल्स। जैसे आपको मीन निकालने के लिए डिफरेंट आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं, तो आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ ट्रायल्स विद द जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एन और पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बायनोमियल रैंडम वेरिएबल का मीन आ जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
और जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों को मल्टीप्लाई करूं और उसको साथ मल्टीप्लाई करूं नंबर ऑफ ट्रायल से, यानी NPQ जो ऊपर आपके पास चार चीजें दी हुई हैं, अगर उसमें से मैं इन तीन चीजों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा वेरिएंस। अगर वेरिएंस निकाल लिया तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूं, क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बायनोमियल के जो सवाल की पहचान है, वो बायनोमियल के सवाल की पहचान ही है आपके पास कोई जनरल प्रोबेबिलिटी सवाल में गिवन होगी। तो अब हम जो है वो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके पास जो है वो क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ठीक है जी, एक हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो लिया है, 2019 रेगुलर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8A। Probability that any given truck owned by a firm will require a major repair is 0.2। अब आप देख रहे हैं कि the probability that any given truck owned by the firm, कि एक फर्म है जिसके पास कुछ ट्रक्स हैं और उनको मेजर रिपेयर रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2। तो ये क्या है, ये जनरल प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास। क्लियर हो गई बात? ये अब समझ में आ रही बात कि आपके पास बायनोमियल के सवाल में एक जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। द फर्म हैव 8 ट्रक्स, उस फर्म के पास जो है वो 8 ट्रक्स हैं। अब वो कहते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट मोर देन 5 ऑफ देम रिक्वायर अ मेजर रिपेयर। अब हमें जो डाटा बनाना होगा, ठीक है जी, जब हम डाटा बनाएंगे तो डाटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो जनरल प्रोबेबिलिटी 0.2 दी हुई है, ये जनरल प्रोबेबिलिटी 0.2 जो है क्या P है या ये Q है। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या पहचान बताई थी आपको, इसके लिए पहचान बताई है कि यहाँ आपके पास ये जो 0.2 है वो मेजर रिपेयर की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, रिक्वायर अ मेजर रिपेयर। ठीक है जी, देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है ना कि फर्म के जो ट्रक्स हैं वो मेजर रिपेयर उनको रिक्वायर्ड है, और प्रोबेबिलिटी जो मांग रहा है वो भी किसकी मांग रहा है, इट्स रिक्वायर अ मेजर रिपेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी जनरल प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल सेम है जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के साथ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास ये जो जनरल प्रोबेबिलिटी है वो P गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें, हम पहले डाटा लिख लेते हैं इसका। नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी हमारे पास कितने ट्रक्स अवेलेबल हैं, वो है हमारे पास 8। ठीक है जी अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ सक्सेस x, कहते हैं मोर देन 5 ऑफ देम। मोर देन 5 ऑफ देम का मतलब क्या है, 5 से ज्यादा। ठीक है जी, तो 5 से ज्यादा क्या होंगे, 6 ट्रक भी हो सकते हैं, 7 ट्रक भी हो सकते हैं और 8 ट्रक भी हो सकते हैं। ठीक है जी, x इज मोर देन 5, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है जी, x इज ग्रेटर देन 5। x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 6, 7 एंड 8। ठीक है जी, अच्छा सवाल में आपके पास क्या है, जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2। ये मैंने आपको बताया अभी कि जो गिवन प्रोबेबिलिटी है और जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है अगर वो सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सवाल में जनरल प्रोबेबिलिटी है वो P है। तो Q कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस P करते हैं। 1 माइनस P का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 0.2 और ये वैल्यू हो जाएगी 0.8। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5 का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8। ये तीन प्रोबेबिलिटीज को हमें कैलकुलेट करके आपस में क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास मोर देन 5 ऑफ देम रिक्वायर अ मेजर रिपेयर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब हम ले लेते हैं इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू NCx मल्टीप्लाई बाय p की पावर x मल्टीप्लाई बाय q की पावर n माइनस x। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6, n मेरे पास है 8,
x है मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाय p है मेरे पास 0.2, x की पावर आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय q है 0.8 और इसकी पावर बन जाएगी 8 माइनस 6। अब ये तमाम चीजें आपको कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6, ठीक है जी, ये बन जाएगा आपके पास कितना 8c6, 8c6 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28 मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर 6 अगर करते हैं हम तो ये बन जाएगा आपके पास 0.000064 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 6 का मतलब क्या हो जाएगा पावर 2, तो 0.8 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी और 0.8 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 0.64। अब अगर मैं इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 6 ट्रक्स को मेजर रिपेयर रिक्वायर्ड है, इनकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 0.0064 मल्टीप्लाई बाय 0.64 मल्टीप्लाई बाय 28। तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास शो होगी 0.0011। ये आप साथ साथ अपने पास कैलकुलेटर में भी जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 चाहिए मुझे, और इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा 8c7 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो p की वैल्यू वो सेम रहेगी, x चेंज हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय q की पावर, q की वैल्यू थी 0.8, n है 8 माइनस x हो जाएगा 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 जो है आपके पास वो बन जाएगा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 की वैल्यू हो जाएगी 8c7 इक्वल्स टू 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर 7, 0.2 की पावर 7 का मतलब हो जाएगा 0.000128 मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर 1, इसका मतलब हो जाएगा 0.8, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बिकम, आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.00, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 0.000081 8192। तो ये हो गई हमारे पास 6 की प्रोबेबिलिटी, ये हो गई हमारे पास 7 की प्रोबेबिलिटी। अब हम कैलकुलेट करते हैं 8 की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8 विल बिकम 8c8, ठीक है जी, 8c8 मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर 8 माइनस 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8 विल बिकम, ये हो जाएगा 1, ठीक है जी, 0.2 की पावर 8 का मतलब हो जाएगा आपके पास 0.00000256 मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर हो जाएगी 1, तो 0.8 की पावर जो है वो 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब हो जाएगा इट विल बिकम 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.00000256। ये तीन प्रोबेबिलिटीज आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कैलकुलेट कर लिए। हमें कैलकुलेट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन यानी मोर देन 5। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8। तो जब मैं इन सब की वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5, ये है आपके पास पहला आंसर आया था 0.0011 प्लस दूसरा आंसर आपके पास आया था 0.000081 प्लस,
और लास्ट आंसर है 0.00000256। अब जब मैं इन सबको प्लस करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन 5 का। ठीक है जी, ये हो जाएगा 0.000081। ठीक है जी, प्लस 0.0011 प्लस 0.00000256। तो ये आपके पास जो आ रहा है आंसर आ जाएगा 0.001183। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यानी अगर हमारे पास एक फर्म के अंदर 8 ट्रक्स हैं और 8 ट्रक्स के अंदर जो है उनको मेजर रिपेयर की नीड है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.001183। ठीक है जी, तो आप इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर बाय यूजिंग द क्वेश्चन, ठीक है जी, जो क्वेश्चन आपके पास है उसको आप जो है वो देखते हुए लिख सकते हैं। The probability that more than 5 of them require a major repair will be 0.0011। या आप इसको अगर और डिटेल में लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? The probability that any given truck owned by the firm will require a major repair is 0.2। The firm have 8 trucks. The probability that more than 8 of them require a major repair will be 0.001183। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है? हमने सवाल में ये देखा कि आपके पास सवाल में क्या आ रहा है। सवाल के अंदर एक जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। ठीक है जी, नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन होंगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ सक्सेस गिवन होगी। और अगर रिक्वायरमेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी और आपके पास गिवन प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो जाती है तो इसका मतलब है वो मेरे लिए पी होगी। अगर रिक्वायरमेंट की प्रोबेबिलिटी और गिवन प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम नहीं होती तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास? ये आपके पास जो है वो क्यू की वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? तो नाउ अब हम इसका एक दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है जी, जिसके अंदर आपके पास जो जैसे भी हमने एक्सप्लेन किया उसको आइडेंटिफाई करना, उस तरह जैसे यहाँ पे भी इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्मोकर इज 1/4। ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट जो है वो स्मोकर नहीं है, वो है 1/4। Find the probability that out of 5 students selected at random, 4 are smokers। अब देख लें आप, यहाँ पे फर्क आपको नजर आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं स्मोकर्स हो और जनरल प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो नॉट अ स्मोकर की है। ठीक है, जब हम इसका डाटा बनाएंगे, हम अभी सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 1। ठीक है जी, तो पार्ट 1 का अब डाटा बनाएंगे अगर हम, तो पार्ट 1 के डाटा के अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कितने टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 5। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 4 आर स्मोकर्स, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 स्टूडेंट्स की। अब यहाँ कह रहा है कि आपके पास स्मोकर्स हों, रिक्वायर्ड में कह रहा है कि 4 स्मोकर्स हों और गिवन कह रहा है नॉट अ स्मोकर, यानी जनरल प्रोबेबिलिटी जो है वो स्मोकर ना होने की है और रिक्वायरमेंट है स्मोकर्स हों। तो समझ गए अब आप, ये ऑपोजिट हो गया ना दोनों, ये जनरल प्रोबेबिलिटी और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सब क्या होगा, दोनों आपस में ऑपोजिट हो गए। तो इसका मतलब है कि ये जो जनरल प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास क्यू है 1/4। ठीक है जी, जिसे आप कह सकते हैं 0.25। ठीक है, अगर Q मेरे पास गिवन है तो मुझे P कैलकुलेट करना पड़ेगा और P कैलकुलेट होगा 1 - Q से, और 1 - Q का मतलब हो जाएगा 1 - 0.25 विल बिकम 0.75। ठीक है जी, मांग रहा है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 क्या होगी। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही x की बात कर रहे हैं ना कि 4 स्मोकर्स हों, तो मैंने यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू NC(x) मल्टीप्लाई बाय p की पावर x मल्टीप्लाई बाय q की पावर n-x। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू n है मेरे पास 5,
सी एक्स है 4 मल्टीप्लाई बाय पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.75। ठीक है जी, 0.75 की पावर आ जाएगी कितनी, एक्स यानी 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू है 0.25 और 0.25 की पावर हो जाएगी 5 - 4। तो 5C4, ठीक है जी, 5C4 का आंसर हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.75 की पावर जो है वो मैंने रखनी है 4। ठीक है जी, 0.75 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा आपके पास 0.3164 मल्टीप्लाई बाय 0.25 की पावर कितनी है, 5 - 4 1 हो जाएगी। तो पावर 1 का मतलब ये 0.25 ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, तीनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास कितना, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 0.3955। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्मोकर इज 1/4। The probability that out of 5 students selected at random, 4 are smokers will be 0.3955। Got it? ठीक है जी, आप समझ में आ गया कि आपके पास अगर जनरल प्रोबेबिलिटी और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती तो इसका मतलब है वो जनरल प्रोबेबिलिटी फेलियर की गिवन है, दैट इज क्यू, और फिर हम उससे पी निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब इसका पार्ट 2 जो है उसका डाटा मैं बनाऊंगा यहाँ पे, बट सॉल्व जो है वो आपको खुद करना होगा ये। तो पार्ट 2 का डाटा बन जाएगा कितना आपके पास, एन जो है वो है हमारे पास 5। ठीक है जी, अब कह रहा है क्या, एटलीस्ट 4 आर स्मोकर्स। एटलीस्ट 4 आर स्मोकर्स का मतलब कम से कम 4 स्मोकर्स जो है वो हों। तो कम से कम 4 का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 4 होगी या 5 होगी। कम से कम का मतलब है कि वैल्यू उससे नीचे नहीं जा सकती, उससे ऊपर जा सकती है। और 5 इसलिए क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स ही 5 हैं, यानी ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4। अच्छा जी, फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, q की वैल्यू गिवन है 0.25 और ये ऊपर वाली वैल्यू सेम है, p की वैल्यू बन जाएगी 0.75। और अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो करनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 कैलकुलेट करनी पड़ेगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 कैलकुलेट करना है और इन दोनों आंसर्स को मैंने ऐड करना होगा। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 जो है वो हम ऊपर वाले पार्ट से ले लेंगे, उसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना होगा, 5 की प्रोबेबिलिटी को जो है वो सॉल्व करके इसके साथ ऐड बैक करना होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, तो अब आई होप कि ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, और इसके बाद का जो काम है आपका, इसके बाद का काम जो है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो है वो बायनोमियल से रिलेटेड जो है वो हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए। अब हम एक सवाल देख रहे हैं जिसके अंदर हम बायनोमियल रैंडम वेरिएबल जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीन और वेरिएंस का पार्ट होता है, उसके बेसिस के ऊपर जो हमें काम करना है वो क्या है, वो क्या है आपके पास, वो कैसे कैलकुलेट करना है अब हम वो देख लेते हैं। ठीक है जी, तो इस सवाल के अंदर हमारे पास जो है वो क्या गिवन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मेरे पास है 4.8 एंड 1.2 रिस्पेक्टिवली। कहता है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है n और p की वैल्यू। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आपके पास जो चीजें लिखी हुई थी, ठीक है, इसको आपने लिखना नहीं है, बस ये मैं आपको याद दिलाने के लिए लिखता हूँ। मीन की वैल्यू होती है np, ठीक है जी, और वेरिएंस की वैल्यू होती है आपके पास कितनी, npq।
क्यू। अब यहाँ अगर एन पी गिवन होता मेरे पास, या एन पी क्यू मेरे पास गिवन होता, तो मैं मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर लेता। बट यहाँ तो उसने क्या कर दिया है, यहाँ आपको उसने मीन वेरिएंस दे दिया है और कहता है एन और पी की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है जी, और सॉल्यूशन में देखते हैं अब क्या है हमारे पास। मीन जो होता है हमारा वो होता है एनपी, और एनपी की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 4.8। ठीक है जी। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है यहाँ पे कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है वो है 1.2। तो अगर मैं वेरिएंस निकालना चाहता हूं, तो वेरिएंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो आपने सेक्शन बी में पढ़ा हुआ था। तो वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, 1.2 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास 1.44, यानी वेरिएंस, ठीक है जी, इक्वल्स टू एन पी क्यू इक्वल्स टू 1.44। ठीक है भाई। अच्छा, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 1। ठीक है जी, और इसको मैं कह देता हूं ये मेरी इक्वेशन 2 है। अगर मैं यहाँ पे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ np equals to 4.8 इन इक्वेशन 2, मैं np की वैल्यू जो है वो क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या थी, npq इक्वल्स टू 1.44। np की जगह पे क्या आ जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई बाय फिर हो जाएगा q 1.44। ठीक है जी, तो q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 1.44 डिवाइडेड बाय दैट इज 4.8। तो 1.44 डिवाइडेड बाय 4.8 ये हो जाएगा कितना, 1.44 डिवाइड बाय 4.8 ये आ जाएगा आपके पास 0.3। ठीक है जी। अगर Q आपके पास 0.3 है, तो हमें पता है P की वैल्यू कैसे निकलती है, 1 माइनस क्यू करके निकलती है। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, P इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3। ठीक है जी, देन P इक्वल्स टू 0.7। ठीक है भाई, तो यहाँ आपके पास P तो आ गया। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट थी P की और एक रिक्वायरमेंट है N की। अब इस P की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिखते हैं हम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये बन जाएगी क्या आपके पास, इक्वेशन 1 थी आपके पास दैट इज एन पी इक्वल्स टू 4.8। ठीक है, तो अब n मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू है 0.7। तो n कैलकुलेट करने के लिए 0.7 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6.85। ठीक है जी, 4.8 डिवाइडेड बाय 0.7 दैट विल बिकम 6.85। तो यहाँ आपने P और N कैलकुलेट करना था। ठीक है जी, अब P और N कैलकुलेट करने के लिए जो है वो यहाँ पे वैल्यूज आ गई आपके पास। P की वैल्यू आ रही है दैट इज 0.7। ठीक है जी, P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.7 और N की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.85। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, ये आपका जो है वो आंसर बन जाएगा। और ये आंसर जो है वो शो कर रहा है कि आपके पास ये जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को सॉल्व किया है हमने, इसमें हमने n और p को कैलकुलेट कर लिया। अगर किसी सवाल के अंदर वो आपके पास कहे आपको बाइनोमियल के सवाल में कि आपने इसके रैंडम वेरिएबल्स का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करने के लिए n और p को मल्टीप्लाई कर देंगे।
जैसे भी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस करे उसमें डाटा बनाया था हमने, एन भी लिया था, पी लिया था, एक्स लिया था और क्यू लिया था, 4 चीजें ली थी। अगर उसमें से उस डाटा से हम एन और पी को मल्टीप्लाई करें तो हमें उस डाटा का मीन पता चल जाएगा कि मीन कितना आ रहा है, और अगर एन पी और क्यू तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उस डाटा का वेरिएंस कितना आ रहा है। जो ट्रक वाला सवाल किया था उसमें भी आप मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी प्रोबेबिलिटीज। जनरल प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने आज जो है वो डिस्कस किए हैं बायनोमियल के क्वेश्चंस। ठीक है, हमने बायनोमियल के डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आज जो है वो डिस्कस किए, उसकी थ्योरी भी डिस्कस करी है अभी इस सेशन के अंदर, और उसके साथ साथ फिर हमने जो है यहाँ पे आपको जो है वो दे दिए हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो आप इनको कर कर जो है वो बायनोमियल को और मजीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी पास पेपर के अंदर भी क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आपको मिलेंगे, तो आप उनको भी जो है वो इन्हीं बेसिस के ऊपर रखकर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि बायनोमियल आपको अब क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। थैंक यू।